हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीजें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में जरूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज है संडे यानी रविवार, और आपको तो पता ही है कि रविवार का एपिसोड कुछ खास होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे एक कार्यक्रम हमारे गुण, जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए, और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास शिक्षा और मनोरंजन के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने
नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से काम किए। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। हेलो दोस्तों, हमारे गुण कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे गुण कार्यक्रम को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और कोरस्टोर नाम की संस्था द्वारा आप तक लाया जा रहा है। कोरस्टोर और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद साथ मिलकर बिहार के कई मध्य विद्यालयों और केजीबीवी में कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चों के साथ समुत्थान आधारित कार्यक्रम यूथ फर्स्ट और गर्ल्स फर्स्ट चलाते आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आप जो भी बातें सीखेंगे उससे आप अपने भाई बहन, परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और वे भी समुचित बन पाएंगे। साथ ही वे अपने जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों से उबरकर अपने लिए अच्छे फैसले और निर्णय ले पाएंगे। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हमने भावनाओं के बारे में जाना था और मुश्किल भावनाओं को हम कैसे संभाल सकते हैं इसके बारे में भी सीखा था।
हमने गौहर की कहानी भी सुनी थी। क्या आपको याद है कि उस कहानी में क्या हुआ था? जी हाँ, हमने देखा था कि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से गौहर को कुछ मुश्किल भावनाएं महसूस हो रही थी, जैसे कि चिंता, डर, घबराहट। और फिर उसने क्या किया? उसने अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया और उसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त किया, यानी ऐसा तरीका जिससे उसे नुकसान भी ना हो और उसे बेहतर महसूस हो। जैसा कि मैंने आपसे पिछले हफ्ते कहा था कि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, तो क्या आपने अपनी भावनाओं पर ध्यान देने की कोशिश की? तो क्या पिछले हफ्ते आपको खुशी, शांति या उत्साह की भावना महसूस हुई? जैसे कि जब आपके घर पे आपकी पसंद की कोई चीज बनी हो, या किसी ने आपको शाबाशी दी हो या आपकी प्रशंसा की हो, या किसी ने आपसे प्यार से बात की हो। अब जरा ये सोचिए कि क्या पिछले हफ्ते आपको कोई मुश्किल भावना महसूस हुई, जैसे कि स्कूल न जाने की वजह से आपको चिंता लग रही हो कि कब स्कूल खुलेगा, या फिर लॉकडाउन की वजह से घर में बंद रहकर आपको चिड़चिड़ाहट महसूस हुई हो। तब आपने क्या किया था? क्या आपका व्यवहार आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए स्वस्थ था? आशा है कि आप लोग भी अपनी भावनाओं पर ध्यान देते होंगे और आपने भी गौहर की तरह मुश्किल भावनाओं को संभालने के तरीके सीख लिए होंगे। पिछले हफ्ते गौहर के दोस्त उमंग और नीरज का भी जिक्र हुआ था, तो आज हम लोग उमंग से मिलेंगे और जानेंगे उसकी कहानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान उमंग के जीवन में क्या चल रहा है। पर इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, हम आशा करते हैं कि आप कहानी को गौर से सुनेंगे और जरूरी बातों को अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन ले आइए ताकि आप जरूरी बातों को लिख सकें। चलिए आज हम उमंग से मिलते हैं। उमंग अपनी बहन, माँ, पिताजी और दादी सबके साथ रहती है। उसके चाचा पास ही के जिले में रहते हैं और अक्सर अपने परिवार के साथ उसके घर आया जाया करते हैं। घर के बच्चों में उमंग सबसे बड़ी है। चाचा के 2 लड़के और 1 लड़की है और उमंग की छोटी बहन उसी के स्कूल में 6वीं में पढ़ती है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो चाचा और उसका परिवार उमंग के घर पर ही थे। तब से सभी घर में एक साथ हैं, क्योंकि किसी को भी घर के बाहर जाने की इजाजत तो है नहीं। शुरू में इस नई बीमारी से सब लोग कुछ डरे हुए थे, पर फिर उसके टीचर ने जो कोविड-19 महामारी का वीडियो भेजा था वह पूरे परिवार ने देखा। उससे उन्हें जानकारी मिली और अपने आप को सुरक्षित रखने के तरीके भी अपनाने लगे। पर घर के भीतर 24 घंटे रहने में परेशानियां भी हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लगातार सारा समय और सब लोग घर पर ही हैं। छुट्टियों या त्योहार के समय 3-4 दिन इकट्ठे होते थे, पर इस तरह नहीं। बच्चे घर के अंदर बोर हो रहे हैं। उमंग को भी समझ नहीं आ रही कि वे दिन भर क्या करें, और पढ़ाई को लेकर तो उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। उसने सोचा था कि इस नई कक्षा में वह खूब पढ़ेगी और बहुत अच्छे नंबर लाएगी, पर स्कूल तो खुले नहीं और घर पर पढ़ाई करना तो नामुमकिन सा हो गया है। बच्चे उमंग को थोड़ी देर भी चैन से पढ़ने नहीं देते। पास आकर परेशान करते हैं, किताब छीन लेते हैं। बच्चे दिन भर उद्यम मचाते हैं। माँ बाप कुछ कहते हैं तो उनकी बात सुनते नहीं, बस सबके बीच में अड़ते हैं। फिर बड़े डांटते हैं, बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं। बस यही माहौल बना हुआ है घर में। उमंग इस शोर और उद्यम से परेशान हो चली है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि कुछ व्यवस्था कैसे बनाई जाए। सोचती है कि काश वो दिन होते कि मैं स्कूल में पोस्टर लगा रही होती, पढ़ रही होती, दोस्तों के साथ खेल रही होती। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको स्कूल की इतनी याद आएगी। जब उमंग की टीचर उसे फोन करती है तो उमंग उन्हें पूरी बात बताती है, अपनी पढ़ाई की चिंता के बारे में भी बताती है। उसकी टीचर उसकी परेशानी समझ जाती है। वह कहती है, उमंग, हमें कुछ व्यवस्था लाने की जरूरत है।
क्यों नहीं तुम लक्ष्य निर्धारण और योजना कौशल का इस्तेमाल करो। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो। तुम क्या चाहती हो? क्या कर पाने पर तुम्हें उपलब्धि का एहसास होगा? उमंग सोचती है, मैं क्या चाहती हूँ जिससे मेरे परेशानी की भावना कम हो। हाँ मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं दिन में 2 घंटे शांति से पढ़ सकूं। उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा उमंग, तो ये हुआ तुम्हारा लक्ष्य। एक तरह से लक्ष्य हमारी मंजिल है, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। अब तुम सोचो कि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या कदम उठाने होंगे। उमंग कहती है, मुझे लगता है कि पहले मुझे अपनी पढ़ाई का टाइम तय कर लेना चाहिए। फिर मैं सबको बताऊंगी कि इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करो। पर एक मुश्किल है, घर में जब इतने बच्चे हैं वे तो उधर उधर भागेंगे ना, उनका क्या? टीचर कहती है कि बच्चों को भी उस समय कुछ काम में व्यस्त रखना होगा। उमंग, तुममें तो इतने चारित्रिक गुण हैं। तुम्हारे नाम का मतलब ही जोश है। तुमने स्कूल में हमेशा जोश और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके कई गतिविधियों में भाग लिया है। पोस्टर बनाना, नाटक में भाग लेना, और अकेले ही नहीं, नेतृत्व का गुण दिखाकर तुम पूरे ग्रुप के साथ ये सब किया करती थी। क्यों नहीं अपने अंदर के इन गुणों का इस्तेमाल तुम घर पर भी करो? उमंग को आइडिया आता है, हाँ, उस समय मैं सबको कह सकती हूँ कि वह अपने पसंदीदा गतिविधियां करें, चित्र बनाएं, रंग भरें, कहानियां पढ़ें। क्यों ना मैं एक नाटक लिखूं? बच्चों को मजा आएगा तो उद्यम नहीं करेंगे और बड़ों को भी कुछ राहत मिलेगी। टीचर हंसकर कहती है, हाँ उमंग, ये नाटक का आइडिया अच्छा है। उसका वीडियो बनाकर मुझे जरूर भेजना। पर याद रहे, अपना लक्ष्य और उस तक पहुंचने का प्लान लिखकर दीवार पर चिपका लेना। उमंग ऐसा ही करती है। वह उत्साहित होकर अपनी बहन के साथ एक मजेदार नाटक लिखती है। दादी के लिए भी नाटक में एक किरदार है, आखिर उनमें भी तो जोश का गुण है। फिर बड़ों के साथ मिलकर वह सभी बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा हॉबीज करने की एक योजना बनाती है। यह योजना देखकर बड़े भी प्रेरित होते हैं। क्यों ना बच्चों को घर के काम सिखाने की योजना हम भी बनाएं? मिल बांटकर सारा काम जल्दी हो जाएगा। ऐसे कुछ दिनों में घर का नक्शा ही बदल जाता है। चिल्लाना, शोर, झगड़ा सब कम होता है। सुबह के टाइम बच्चे पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियां करते दिखाई देते हैं और दोपहर का टाइम तो नाटक की प्रैक्टिस में निकल जाता है। बच्चे नए नए डायलॉग लिखकर नाटक को और मजेदार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और शाम को सब मिलकर घर का काम निपटा देते हैं। एक रूटीन सा सेट हो जाता है। उमंग का लक्ष्य भी पूरा होता है और घर में शांति और सुखी का माहौल बन जाता है। उमंग की तरह हम सब भी इस मुश्किल समय में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने समय को संयोजित और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। और हम सब में भी ऐसे चारित्रिक गुण हैं जो हमें इन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। दोस्तों, उमंग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, लेकिन विद्यालय अभी भी नहीं खुले हैं। ऐसे में उमंग खुश है कि उसने एक ऐसा कौशल सीख लिया है जिससे उसे अपने समय को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। तो आपको याद है कि उमंग ने कौन सा कौशल सीखा था? जी हाँ, लक्ष्य निर्धारण करने का। तो उसने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर योजना भी बनाई थी कि वह उस लक्ष्य को कैसे पूरा करे। चलिए, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लक्ष्य किसे कहते हैं। हम भविष्य में जो भी करना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं उसे हम गोल या फिर लक्ष्य कहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम योजना या प्लान बना सकते हैं। क्या किसी को याद है कि उमंग ने अपने लिए क्या लक्ष्य बनाया था? जी हाँ, आपने सही याद किया कि उमंग ने अपने लिए शांति से 2 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाया था।
अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए उमंग ने योजना बनाई थी। उसने बच्चों के लिए नाटक का आयोजन किया था, अपने घर के कामों और अपने पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल भी बनाया था। ऐसे करने से उमंग ने कोविड-19 के इस मुश्किल समय में अपने लक्ष्य को बनाया और उसे पूरा किया। ठीक उमंग की तरह हम सब भी अपने लक्ष्य को बना सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं और इस मुश्किल समय में हम समुत्थान की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए कुछ समय लेकर हम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हैं या भविष्य में पाना चाहते हैं? 5 सेकंड का समय लेते हैं और इसे अपने कॉपी में लिखते हैं। हो सकता है कि आपको साइकिल चलाना सीखना हो, या विज्ञान की परीक्षा में अच्छे अंक लाने हो, या आप चित्रकारी की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है। अक्सर जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो वो बड़ा या मुश्किल लग सकता है, तो हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उमंग ने अपने लिए लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटा था। चलिए तो हम अपने लिए एक लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। इस चित्र को देखिए। मान लीजिए कि एक लड़की है जिसका लक्ष्य है कि उसे 1 महीने के अंदर एक चित्र को पूरा करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो अपने इस बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में कैसे बांटेगी। सबसे पहले वो ये चुनेगी कि उसे चित्र किस चीज़ के लिए बनाना है। पहले हफ्ते में उसके बाद वो कैनवस और रंग खरीद के लाएगी। दूसरे हफ्ते में वो उस रंगों को बैकग्राउंड में भरेगी और आखिर में महीने के अंत तक वो अपने उस चित्र को पूरा कर लेगी। दोस्तों याद रखें, लक्ष्य बड़ा हो सकता है, हमें मुश्किल और कठिन भी लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें तो वो आसान भी होगा और हमें मदद भी मिलेगी। दोस्तों अब मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैंने अपने लिए एक लक्ष्य तो बनाया है, पर मैं छोटे छोटे लक्ष्यों को नहीं बना पा रही हूँ। तो क्या आप उसमें मेरी मदद करेंगे? मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तो मेरा लक्ष्य है साइकिल चलाना सीखना। तो इसके लिए मुझे कौन कौन से छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे? थोड़ा सोचिए और अपनी कॉपी में उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। आप इस सीढ़ी के चित्र की भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पहले चरण में मुझे क्या करना होगा, फिर दूसरे चरण में क्या करना होगा। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कि अपने इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं कौन कौन से छोटे लक्ष्य बना सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकती हूँ जो मुझे साइकिल चलाना सिखाए। फिर मैं किसी से साइकिल उधार ले सकती हूँ और फिर किसी को पीछे से साइकिल पकड़ने के लिए कह सकती हूँ और हर दिन 1 घंटे मैं साइकिल चलाने का अभ्यास कर सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हो सकता है कि आपके उत्तर मेरे लक्ष्यों से थोड़े से अलग हो, पर वे भी सही हैं। लेकिन आप लोगों के साथ लक्ष्य बनाकर मुझे बहुत मज़ा आया। अब मुझे लगता है कि मैं अपना लक्ष्य आसानी से पूरा कर सकती हूँ। अच्छा दोस्तों, तो आप लोगों में से कौन कौन बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो शिक्षक बनने के इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से छोटे लक्ष्य बनाने होंगे? ज़रा इसके बारे में सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इसके लिए हमारे पास 15 सेकंड का समय है। बहुत बढ़िया। तो अब आपने शिक्षक बनने के इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बना ली है। तो शिक्षक बनने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले रोज़ाना विद्यालय जाना होगा, 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करनी होगी और फिर शिक्षक बनने के लिए डिग्री प्राप्त करनी होगी। हो सकता है आपने जो छोटे लक्ष्य बनाए वो थोड़े से अलग हो, लेकिन वो भी सही हैं।
तो इस तरह किसी भी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम उसे छोटे लक्ष्यों में बांट सकते हैं और इस तरह उसे पूरा करना आसान हो जाता है। तो इस तरह हमने शिक्षक बनने के बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्य में बांटा और आप इन चरणों को पूरा करके, इन लक्ष्यों को पूरा करके शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जब हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो उसे पूरा करने के लिए हमें योजना भी बनानी पड़ती है और इसके लिए हम इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, ध्यान रखें कि आपका लक्ष्य वास्तविक हो, यानी उसे तय समय सीमा के अंदर पाना संभव हो। क्या आपको लगता है कि शिक्षक बनने का लक्ष्य वास्तविक है और उसे एक समय सीमा के अंदर प्राप्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो 8-10 वर्षों में आप शिक्षक बनने के छोटे लक्ष्यों को पूरा करके शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन क्या 2-3 वर्षों में शिक्षक बन पाना एक वास्तविक लक्ष्य होगा? नहीं, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, अपने बड़े या छोटे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें या उन्हें मापने योग्य बनाएं। समय सीमा तय करने से हमें पता चलेगा कि हम कितने समय में उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। क्या आपको याद है, उमंग की कहानी में उमंग ने 2 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाया था। तो इससे उसने अपने दिन को व्यवस्थित किया कि वो पूरे दिन में क्या करेगी और इससे उसे पता चला कि वो किस तरह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती है। चलिए, तो अब हम इस लक्ष्य को देखते हैं। इसे हम तय समय सीमा के अंदर कैसे पूरा कर सकते हैं? तो लक्ष्य है 10 वर्षों के अंदर शिक्षक बनना और इसके लिए हम क्या छोटे लक्ष्य बना सकते हैं? तो पहला छोटा लक्ष्य हो सकता है कि रोज़ाना 2 घंटे पढ़ाई करना। दूसरा छोटा लक्ष्य हो सकता है कि कम से कम 85% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास करना। और तीसरा छोटा लक्ष्य हो सकता है कि शिक्षक बनने के लिए जो डिग्री हमें करनी है उसे हम फर्स्ट क्लास के साथ पास करें। तो अब हमारा लक्ष्य कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब हमें ये भी पता है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है। अब तीसरी बात, ये सोचिए कि लक्ष्य को पूरा करने में कौन कौन आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि आपके परिवार वाले या घर के सदस्य या दोस्त। आपको याद होगा, उमंग की कहानी में भी उमंग की शिक्षिका ने उसे लक्ष्य बनाने में मदद की, उमंग के भाई बहन ने उसे नाटक लिखने में मदद की और घर के बड़ों ने छोटे बच्चों को संभालने में उमंग की मदद की। तो इस तरह जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि जब हमें लक्ष्य को पूरा करना है तो उसमें कौन कौन हमारी सहायता कर सकता है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं या फिर कोई लोग ऐसे हैं जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। कौन से लोग गलती हो जाने पर हमारी मदद कर सकते हैं और हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि शिक्षक बनने के इस लक्ष्य को पूरा करने में कौन कौन आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर के लोग या आपके शिक्षक या आपके भाई बहन या कोई भी जिनसे आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें पता है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा और हम लक्ष्य कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लक्ष्य वास्तविक हो, दूसरी बात कि लक्ष्य मापने योग्य हो और तीसरी बात कि ऐसे लोग जो लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और ये कभी नहीं भूलें कि हम सभी के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो हमें लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे उमंग ने अपनी रचनात्मकता के गुण का प्रयोग किया, नेतृत्व और जोश के गुण का प्रयोग किया। बहुत अच्छे दोस्तों, तो अब आपने यह सीख लिया है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना कैसे बनानी है। हो सकता है कि आप लोग अब ये भी सोच रहे हो कि अब आपका लक्ष्य क्या है और आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लक्ष्य हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं। चलिए, हम आपकी इसमें थोड़ी सी मदद करते हैं। अब हम एक काल्पनिकता करेंगे जिसमें हम अपने आप को भविष्य में देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो। अपने आप को भविष्य में देखने से शायद हमें कुछ अंदाजा हो
कि हम अपना जीवन कैसे देखना चाहते हैं या हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो चलिए अब हम एक काल्पनिकता करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर से गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने पूरे शरीर में आराम महसूस करें। अब सोचें, आज टीवी पर पढ़ाई का आखिरी दिन है और कल से स्कूल खुलने वाला है। सोचें, इस वक्त आप घर में किस किस के साथ समय बिता रहे हैं। उस पूरे समय के बारे में सोचें जो आपने लॉकडाउन के दौरान घर पर बिताया है। आपने ये समय कैसे बिताया? आपने इस समय में क्या क्या काम पूरे कर लिए? क्या क्या पढ़ाई की? क्या आपने कोई नई चीज सीखी? चित्रकारी या शायद कोई खेल खेलना या कुछ पकवान बनाना सीखा हो। शायद आपने कोई नई चीज बनाई हो या अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कुछ किया हो। लॉकडाउन में आपने जो जो किया उसके बारे में सोचें। इस सब के बारे में सोचकर आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। अपने आप को स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हुए देखें। आप उनको उन सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आपने लॉकडाउन में की। आप उनको उन सभी छोटे छोटे लक्ष्यों के बारे में बताते हैं जो आपने अपने लिए बनाए। अपने दोस्तों के साथ ये सब बात करते हुए आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आपके दोस्त भी आपकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हैं, खुश हैं। इन महीनों में आपने कितनी सारी चीजें कर ली और कितने सारे लक्ष्यों को पा लिया। दोस्तों से बात करते हुए आप उन सभी गुणों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की है। सोचें, आप में कितने गुण हैं और आपने कितना कुछ कर लिया। और अब जब मैं 3 तक गिनूं तो अपना ध्यान धीरे धीरे वापस इस कमरे में ले आए और अपनी आंखें खोलें। 1, 2, 3। वाह! तो अपने भविष्य में जाकर आपको कैसा लगा? क्या आप अपने भविष्य की कल्पना कर पा रहे थे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं या कैसे रहना चाहते हैं? शायद आपने अपने लक्ष्य की पहचान भी कर ली होगी। तो चलिए अब अपनी कॉपी और पेन निकालिए। अब आपको अपने लिए एक लक्ष्य बनाना है और उसे पूरा करने की योजना भी बनानी है। तो दोस्तों, चलिए अपने लिए एक लक्ष्य को चुनिए जो आप स्कूल खुलने से पहले अपने लिए पूरा करना चाहते हैं। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, बस याद रहे कि ये लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए और इसकी कोई समय सीमा भी होनी चाहिए। इस लक्ष्य को बनाने के लिए आप इस प्रकार से एक चित्र बनाइए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। इस सीढ़ी के सबसे ऊपर में आप अपने लक्ष्य को लिखेंगे और अपने इस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटने के लिए आप सीढ़ी के दूसरे चरणों में भी उसे लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे,
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इससे करने के लिए आपके पास 20 सेकंड का समय है। याद रहे दोस्तों कि जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसे हम जब छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचना आसान और मददगार हो जाता है। तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? क्या आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ बनाने की ज़रूरत है या कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, जैसे कि जोश, रचनात्मकता, दृढ़ता? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी मदद कौन कर सकता है? इससे करने के लिए आपके पास 20 सेकंड का समय है। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपने लक्ष्य को पूरा करने की योजना बना ली है। जो लोग अपने लक्ष्य को अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आप इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि बाद में आप इन सारे प्रश्नों पर विचार कर सकें। दोस्तों, अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा है कि आने वाले हफ्ते में आप अपने लिए लक्ष्य ज़रूर बनाएंगे और उन तक पहुंचने की योजना भी बनाएंगे। याद रखें, उमंग की तरह लक्ष्य बनाकर हम भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अपने लिए छोटे बड़े लक्ष्य बनाने से हम भी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं और अपने कामों को अच्छे से पूरा कर सकते हैं और इससे हमें खुशी भी महसूस होती है। लक्ष्य बनाने से हम मुश्किल भावनाओं को भी संभालना सीख सकते हैं, जैसे कि गौहर ने किया था। दोस्तों, अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पर। तब तक अपने गुणों पर ध्यान देते रहें। याद रखें, हम सभी के अंदर कुछ ऐसे खास गुण होते हैं, कुछ ऐसी खास ताकतें होती हैं जो हमें मुश्किल परिस्थितियों से उबरकर स्वस्थ, खुशहाल और कार्यशील रहने में मदद करती हैं। बस ज़रूरत है अपनी इस खास गुण को पहचानने की। धन्यवाद। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी, थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे? रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोए की ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना? आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना? देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते,
अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अब्बा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना तो अनहोनी नहीं मन का घबराना, किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ ना पाए तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अब्बा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अब्बा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर,
हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपनी नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता,
सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirareawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।